अगर आप चाहें तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, जगह काफी। आखिर एक आदमी को कितनी जगह चाहिए? बेशक अगर आप चाहें तो चुप रह सकते हैं, मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूं। आदमी बात कर सकता है और चुप रह सकता है एक ही वक्त। इसे बहुत कम लोग समझते हैं। मैं बरसों से ये करता आया। बेशक आप नहीं, आप अभी जवान हैं। आपकी उम्र में चुप रहने का मतलब चुप रहना और बात करने का मतलब बात करना। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप छोटे वक्त से पी रहे, मैं आपको देखते ही समझ गया कि आप इस जगह के नहीं। इस गली यहाँ जो लोग आते हैं उन सबको मैं पहचानता हूं। उनसे आप कोई बात नहीं कर सकते। वो यहाँ आते हैं अपनी आखिरी फेर खींचते और कहीं वो जा नहीं सकते। वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, मेज पर, सड़क पर, बाहर ट्रॉक में। कभी कभी मुझे उनको उठा के उनके घर छोड़ना पड़ता है। बेशक अगले दिन वो मुझे पहचानते भी नहीं। आप गलत समझ रहे हैं, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था। आप वहां आकर बैठ गए, मुझे बुरा सा लगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने आप को आप पर थोपूंगा नहीं। देखिए, हम एक मेज पर बैठकर भी अपनी अपनी मेज पर अकेले रह सकते हैं। हाँ, मेरी उम्र में जरा मुश्किल, क्योंकि हर बूढ़ा आदमी थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है। धीरे धीरे गरिमा के साथ बूढ़ा होना एक बहुत बड़ा ग्रेस है। हर किसी को नहीं आता। बूढ़ा होना एक कला है जिसे बहुत मेहनत से सीखना पड़ता है। क्या कहा आपने? मेरी उम्र? जनाब जरा अंदाजा लगाए मेरी उम्र क्या हो। जनाब आप मुझे नाखुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने मुझे खुश जरूर कर दिया। अगर इतनी इस खुशी को मनाने के लिए एक बेर और, तो आपको कोई एतराज तो नहीं? और आप नहीं लेंगे? नहीं 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 नहीं, मैं इसे नहीं करूंगा। रात के 3 बजे, ये भयानक घड़ी है। मैं आपको अनुभव से कहता हूं। 2 बजे लगता है अभी रात है और 4 बजे सुबह होने लगती है। 3 बजे लगता है कि ना आप इधर हैं ना उधर। मुझे हमेशा लगता है मौत की कोई घड़ी है तो यही है, रात के 3 बजे। हर आदमी को अपनी जिंदगी और अपनी शराब चुनने की आजादी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को हम सिर्फ एक बार चुन सकते हैं। उसके बाद हम सिर्फ उसे दोहराते हैं। जो एक बार पी चुके हों या एक बार जी चुके हों। आप दूसरी जिंदगी को मांगते हैं, मेरा मतलब मौत के बाद। उम्मीद है आप मुझे घिसा पिटा जवाब नहीं दें कि आप किसी धर्म पर विश्वास ही नहीं करते। हाँ, मैं खुद कैथलिक हूं, लेकिन मुझे आप लोगों का ये विश्वास बहुत दिलचस्प लगता है कि आदमी मौत के बाद भी पूरी तरह से मर नहीं जाता। हम पहले एक जिंदगी पूरी करते हैं, फिर दूसरी और फिर तीसरी। मैं अक्सर रात के समय इस समस्या के बारे में सोचता हूं। आप जानते हैं, मेरी उम्र में नींद आसानी से नहीं आती।
नींद के लिए छटांग पर लापरवाही चाहिए और आधा छटांग थका। और अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप उसका मुआवजा 1.5 छटांग बियर पीकर कर सकते हैं। इसलिए मैं हर रोज यहाँ चला रहा हूँ पिछले 15 वर्षों से लगातार। हाँ, मैं कभी कभी सोता जरूर, लेकिन रात के 3 बजे के आसपास मेरी नींद टूट जाती है। उसके बाद मैं घर में अकेला नहीं रह सकता। रात के 3 बजे, ये भयानक घड़ी है, मैं आपको अनुभव से कहता हूँ। 2 बजे लगता है अभी रात है और 4 बजे सुबह होने लगती है। 3 बजे लगता है आप ना इधर हैं ना उधर। मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहता। आप तो जानते हैं कि पेशेंट याफ्ता लोगों के अपने शौक होते हैं। मेरे पास एक बिल्ली वो बरसों से मेरे पास रह रही है। अब जरा देखिए, मैं यहाँ बियर पीते हुए आपसे लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ, वो दरवाजे पर बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। देखिए, आपका नहीं पता, लेकिन मुझे ये ख्याल बहुत तसल्ली देता है कि कोई मेरे इंतजार में बाहर सड़क पर आके लगाए बैठे। मैं ऐसे लोगों की कल्पना भी नहीं कर सकता जिनका कोई इंतजार ना कर रहा हो, या जो खुद किसी का इंतजार ना कर रहे हो। क्योंकि जिस पल आप इंतजार करना बंद कर देते हैं, उस पल आप जीना भी छोड़ देते हैं। बिल्लियां काफी देर तक वो बहुत सब्र के साथ इंतजार कर सकती है। इस लिहाज से वो औरतों की तरह है, लेकिन सिर्फ इस लिहाज से ही नहीं, औरतों की तरह उनमें अपनी तरफ खींचने की आकर्षक ताकत होती है। डर और मोह दोनों में हम उन्हें देख बंधे लुटे खड़े रहते हैं। ये डर आपको कुत्तों और बाकी जानवरों से लगता हो, मगर वो निचले दर्जे का डर है, क्योंकि आप एक और किनारा करके चले जाते हैं और वो दूसरी को। उसे डर लगा रहता है कि कहीं आप उस पर बेईमानी ना कर बैठे, और आप इसलिए सहमे से रहते हैं कि कहीं मौका पाकर आप पर झपट्टा ना मार दे। जनाब, लेकिन उस डर में कोई रहस्य, कोई रोमांच नहीं। जैसे जैसे बिल्ली और सांप को देखने से उत्पन्न होती है। सच बात तो यह है, और मैं आपको अनुभव से कह रहा हूं, कि बिल्ली को औरतों की तरह आप आखिर तक सही नहीं पहचान सकते, चाहे आप उनके साथ वर्षों से ही क्यों ना रहे। इसलिए नहीं कि वो खुद जानबूझकर कोई चीज छिपाए रखती है, बल्कि इसलिए कि आप में खुद ही इतना हौसला नहीं होता कि आप अंत तक उनके भीतर लगे दरवाजे को खोल सकें। आपको जरा अजीब नहीं लगता कि हमें ज्यादातर वही चीजें अपनी तरफ खींचती हैं जिनमें थोड़ा सा आतंक छुपा होता है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बेर और लूं, क्योंकि थोड़ी देर में ये लोग पब बंद कर देंगे और फिर सुबह तक एक बूंद भी शहर में नहीं मिलेगी। आप गलत समझ रहे हैं। मैं पीने की सीमा जानता हूं। आदमी को जमीन से करीब 1.5 इंच ऊपर उठना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, वरना वो ऊपर उठता जाएगा और उस उड़ान का अंत होगा जेल की सलाखों के पीछे या नाली में। चलिए, ज्यादा दिलचस्प चीज नहीं, मगर कुछ लोग डर के मारे जमीन पर ही पांव जमाए रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए पीना ना पीना सब बराबर है। जी हाँ, बिल्कुल सही फासला है, डेव एच।
इतनी चेतना अवश्य होनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को माचिस की तीली की तरह बुझते देख सके। जब लोग सरक कर उंगलियों के पास आ जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। उससे पहले नहीं ना उसके बाद। कब तक पकड़े रहना है और कब छोड़ना चाहिए, पीने का रहस्य इस पहचान में ही छिपा है। मुश्किल इस बात की है कि हम उस वक्त तक नहीं समझ पाते जब तक हम खुद 1.5 इंच से ऊपर नहीं उठ जाते, तब वो किसी काम का नहीं। शायद आप मेरी बात सुनकर हंसेंगे, मगर पहचान तभी आती है जब हम पहचान से परे चले जाते हैं। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप मेरी बात हंसकर टाल दें, क्योंकि मैं खुद कभी कभी इस आशा के साथ जीना सीखना चाहता हूं कि कई चीजों को ना जानना ही खुद को सुरक्षित रखने का रास्ता है। आप रफ्ता रफ्ता उस आशा के साथ रहना सीख लेते हैं, जैसे आप अपनी पत्नी के साथ रहना सीख लेते हैं, एक ही घर में बरसों तक। हाँ, हालांकि संशय बना रहता है कि वो भी आपका खेल खेल रही है और उस खेल से छुटकारा पाने के लिए आप दूसरी या तीसरी स्त्री से प्रेम करने लगते हैं, जो कि निराश होने की शुरुआत है, क्योंकि दूसरी स्त्री का अपना रहस्य है, तीसरी का अपना। ये शतरंज के खेल की तरह है। आदमी एक चाल चलता है जिससे उसके विरोधी के सामने अंतहीन संभावनाएं खुल जाती हैं। वो एक खेल हारने के बाद दूसरे खेल में जीतने की कोशिश करता है। वो ये भूल जाता है कि दूसरे खेल की अपनी संभावनाएं हैं, पहले खेल की तरह अंतहीन और रहस्यपूर्ण। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि आप जिंदगी में कितनी औरतों के संपर्क में क्यों ना आए, असल में आपका संपर्क सिर्फ एक औरत से होता है। जी नहीं, मैं बिल्कुल अकेला रहता हूं। अगर हम मेरी बिल्ली को हटा जी हाँ, मैं विवाहित हूं, लेकिन मेरी पत्नी अब जीवित है, ऐसा मेरा अनुमान है। आप कुछ हैरान हो रहे हैं। अनुमान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने उसे मरते नहीं देखा, और जब आपने किसी को मरते नहीं देखा, अपने हाथों से उसे दफनाया नहीं, तो आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि वो जीवित नहीं। देखिए, आपका नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप अपने परिचित को अपनी आंखों से मरते ना देख लें, एक थोड़ी सी आशा बनी रहती है कि वो अभी जीवित है। आप घर में दाखिल होंगे और वो रसोई से निकलकर तौलिए में हाथ पोंछती हुई आपके सामने आ खड़ी होगी। ठीक है, ये भ्रम है, ऐसा नहीं होता। उसके बजाय अब बिल्ली आती है जो दरवाजे के पीछे देहरी पर सिर टिकाए अपनी आंखों का रंग बदलती है। मैंने लोगों को कहते सुना है कि समय बहुत कुछ सोख लेता है। आप ऐसा सोचते हैं? देखिए, आपको नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो उतना सोखता नहीं जितना वो हार देता है, अंधेरे कोनों में या कालीनों के नीचे, ताकि बाहर से किसी को कुछ भी ना दिखाई दे, मगर उसके पंजे हमेशा आपकी तरफ रहते हैं, और वो किसी भी अजानी घड़ी में आपको तो बहुत सकता है। जनाब, माफ कीजिएगा, मैं शायद भटक गया। बियर पीने का ही अपना सुख है। आदमी भटक जाता है और वो एक ही दायरे के इर्द गिर्द घूमता है, राउंड एंड राउंड। आप बच्चों को वो खेल जानते हैं जिसमें एक दायरा बनाकर बैठ जाते हैं और सिर्फ एक बार आपके देश में भी खेला जाता है। वाह, जरा देखिए, हम चाहे कितने ही अलग क्यों ना हो, मगर बच्चों के खेल सब जगह एक से ही होते हैं।
वक्त की कुछ ऐसे ही हालत थी, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता था कि वो कब किसके पीछे अपना फंदा छोड़ जाएंगे। हमें से हर आदमी बार बार एक भयभीत बच्चे की तरह पीछे मुड़कर देखता था कि कहीं वो फंदा उसके पीछे तो नहीं। जी जी जनाब, इन्हीं दिनों यहाँ जर्मन आए थे, तब तो आप बहुत छोटे रहे होंगे। मेरी भी उम्र ज्यादा नहीं थी, हालांकि खलाब के कारण सुबह से शाम तक जुटा रहना पड़ता। मैं एक जवान बैल की तरह बस डटा रहता था। नहीं। मैंने अपनी पत्नी को कष्ट भोगते नहीं देखा। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो वो उसे ले जा चुके थे। 7 वर्ष की विवाहित जिंदगी में ये पहला मौका था जब मैं खाली घर में घुसा। सभी पड़ोसी अपनी अपनी खिड़कियों से झांक कर मुझे देख रहे थे, और ये स्वाभाविक था क्योंकि इससे पहले मैं खुद उनको अपनी खिड़की से झांक कर देखता था जब गस्टापो उनके रिश्तेदारों को पकड़ कर ले जाती थी। लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन मैं अपने घर में घुसूंगा और मेरी पत्नी का कमरा खाली होगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या यह अजीब नहीं कि जब कभी हम मौत या दुर्घटना के बारे में सुनते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं तो हमें कभी नहीं लगता कि ये चीजें हमारे साथ भी हो सकती है या हो सकती थी। नहीं, हमें हमेशा लगता है कि ये दूसरों के लिए। मुझे खुशी है कि आप एक गिलास और ले रहे हैं। आप खाली गिलास के सामने सारी रात नहीं बैठ सकते। मैं जानता था कि आप ये सवाल जरूर पूछेंगे। अगर आप नहीं पूछते तो मुझे कुछ आश्चर्य होता। मेरी पत्नी का कमरा चारों तरफ बिखरा पड़ा था। अलमारियों और मेजों की दरवाजें खुली पड़ी थी। उसके भीतर का सारा सामान बाहर फर्श पर उल्टा सीधा पड़ा था। क्रिसमस के उपहार, पुरानी फोटो एल्बम। आप जानते हैं शादी के बाद कितनी चीजें खुद ब खुद इकट्ठा हो जाती। लगता था उन्होंने हर चीज को उलट पुलट कर देखा था, कोने कोने की तलाशी ली थी। कोई चीज ऐसी नहीं थी जो उनके हाथों से बची रह गई। उस रात मैं अपनी पत्नी के बिस्तर पर बैठा रहा। तकिए के नीचे उसका रुमाल, माचिस और सिगरेट का पैकेट रखा था। वो हमेशा सोने से पहले सिगरेट पीती थी। सामने पलंग के किनारे तिपाही पर उसकी किताब रखी थी जिसे वो उन दिनों पढ़ा करती। जिस पन्ने को उसने आखिरी बार पढ़कर छोड़ दिया था, निशानी के तौर पर उसने अपनी क्लिप लगा दी थी। क्लिप पर उसके बालों की गंध जड़ी। आप जानते हैं कैसे बरसों बाद भी हमें छोटी छोटी तफसीलें याद रह जाती। और ये शायद ठीक भी है, क्योंकि विवाह से पहले हम हमेशा बड़ी और अनुभूतिपूर्ण चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन विवाह के बाद अरसा साथ रहने के कारण ये बड़ी चीजें हाथ से फिसल जाती हैं। रह जाती है तो कुछ छोटी मोटी आदतें, ऊपर से सतही दिखने वाली दिनचर्याएं और रोजमर्रा के आपसी भेद जिन्हें हम शर्म के मारे किसी से नहीं कहते, पर उनके बिना हर चीज बहुत सूनी सी जान पड़ती है। उस रात मैं अपनी पत्नी के कमरे में उसकी चीजों के बीच बैठा रहा। उस वक्त शायद मैं अपने में नहीं था, वो उसे ले जा चुके थे। ये महज एक हकीकत थी और मैं इसे समझ सकता था, पर वो उसे ले क्यों गए थे ये भेद मेरी पकड़ से बाहर था। आखिर मेरी पत्नी क्यों? उस रात में बार बार खुद से सवाल करता था। आपको तो एक आश्चर्य होगा कि 7 वर्ष की विवाहित जिंदगी में ये पहला मौका था जब मुझे अपनी पत्नी पर शक हुआ था, मानो उसने कोई चीज मुझसे छुपा रखी हो, कोई ऐसी चीज जिससे मेरा कोई सरोकार नहीं था।
बाद में मुझे पता चला कि गस्टापो बहुत दिनों से उसकी तलाश में थी। उसके पास से कुछ गैर कानूनी ब्रैसलेट और पर्चियां निकली थी जो उन दिनों अज्ञात रूप से बांटी जाती थी, और गस्टापो ने खुद इन सब चीजों को उसके पास से बरामद किया था। जरा देखिए, मुझे इन सब चीजों के बारे में कोई इल्म नहीं। उस रात से पहले तक मैं और वो एक ही कमरे में सोते थे, खाते थे, पीते थे, यहाँ तक कि हम प्रेम करते थे, और उसी कमरे में कुछ ऐसी चीजें थी जो उसका रहस्य थी जिससे मेरा कोई साझा नहीं था। आपको वाकई ये बात दिलचस्प नहीं लगती कि वो मेरी पत्नी को मुझसे कहीं अधिक अच्छी तरह जानता है? आदमी जीता है, खाता है, पीता, और एक दिन चटाक। नहीं जनाब, भयानक चीज मौत नहीं है। लाखों लोग रोज मरते हैं और हम में से कोई छू भी नहीं करता। भयानक चीज तो ये है कि मृत आदमी अपना रहस्य हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है, और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ। उस रात मैं अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाता रहा। आपको तो एक आश्चर्य होगा कि पुलिस के बाद में दूसरा ऐसा शख्स था जिसने अपनी पत्नी की चीजों की दोबारा तलाशी ली थी। एक ही चीज को अच्छी तरह से जांचा परखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने पीछे एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ जाएगी जिसके सहारे मैं उस चीज तक पहुंच सकूं जिसमें मेरा भी साझा था। उसकी बेटी की पोशाक, ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखे कुछ पद जो मैंने खुद उसे लिखे थे। देखिए, 7 वर्ष की विवाहित जिंदगी के बाद मैं अपनी पत्नी की चीजों को कुछ इस तरह टटोल रहा था जैसे मैं उसका पति नहीं, पुलिस का कोई पेशेवर नौकर हूं। मुझे रह रहकर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अब उससे कुछ नहीं पूछ सकूंगा, कुछ। उन दिनों वो जिस किसी को भी ले जाते थे उसमें से एक को भी मैंने वापस आते तो नहीं देखा। लेकिन उस रात मुझे इस चीज ने कब भयभीत नहीं किया कि वो मौत के बहुत नजदीक है, जितना इस चीज ने कि मैं अब उसके बारे में कुछ नहीं जान सकूंगा, और मौत उसके रहस्य पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा देगी, और वो अपने पीछे एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ जाएगी जिसके सहारे मैं उस चीज तक पहुंच सकूं जिसमें मेरा भी साझा था। अगली रात गस्टापो ने मेरा दरवाजा खटखटाया और मैं जानता था कि वो जरूर आई। मेरी पत्नी उनके सामने सब कुछ कबूल कर लेती तो उन्हें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर मैं जानता था कि वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालेगी, मैं उसके रहस्य से अनजान रहा हूं, लेकिन उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो चुप रहना जानती थी, चाहे यातना कितनी ही भयानक क्यों ना हो। गस्टापो ने मुझे ले जाकर जो पहला सवाल पूछा वो बहुत साफ था कि क्या मैं श्रीमती मेनिका का पति हूं, और सिर्फ उस प्रश्न का उत्तर मैं हाँ में दे सकता। इसके बाद जो कुछ उन्होंने पूछा वो सब मेरी समझ से बाहर था, मगर वो मुझे आसानी से जाने देने वाले नहीं थे। उन्होंने इस बात की हंसी उड़ाई कि मैं अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं जानता। वो मुझे एक अलग सेल में ले गए। सुबह से शाम तक एक ही तरह के सवाल अलग अलग तरह से पूछते कि मैं अपनी पत्नी के बारे में क्या जानता हूँ, वो कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, और किस आदमी ने उसे लीफलेट दिए थे,
कंडे अपनाते थे उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, चाहे मैं कितनी तफसील से आपको क्यों ना बता दूं, अब उसका रत्ती भर भी अनुमान नहीं लगा सकता। वो मुझे उस समय तक मारते थे जब तक मेरी चेतना नहीं चली जाती। अगर उनमें असीम धैर्य था, वो उस समय तक इंतजार करते जब तक मेरी चेतना वापस नहीं आ जाती, और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता, वही पुराने सवाल और अंतहीन यातना। उन्हें विश्वास नहीं होता था कि मैं जो अपनी पत्नी के साथ अनेक वर्षों तक एक ही घर में रहा हूं, मैं उसकी गुप्त कार्रवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानता। नहीं जनाब, मेरी यातना ये नहीं थी कि वो मुझे मारते थे, मेरी यातना तो ये थी कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कुछ अधिकाधारे घरेलू बातें थी जो शायद हर स्त्री अपने पति के साथ करती है। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रोजमर्रा दैनिक जिंदगी के साथ साथ वो एक दूसरी जिंदगी जी रही थी, मुझसे अलग, मुझसे अछूती एक ऐसी जिंदगी जिसमें मेरा कोई साझा नहीं था। देखिए, अगर वो उसे ना पकड़ते तो मुझे तो जिंदगी भर यही लगता कि अरे मेरी पत्नी तो वही है जिसे मैं जानता हूं। नहीं, वो शायद मुझे मारना नहीं चाहते कि मौत से कम आदमी को जितना कष्ट दिया जा सकता है उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने कुछ भी कबूल नहीं किया, ये मेरा साहस थोड़ी ना। सच बात तो ये थी कि मेरे पास कबूल करने के लिए कुछ था ही नहीं। आप जानते हैं, पहली रात जब मैंने अपनी पत्नी को उसके कमरे में नहीं पाया तो मुझे बहुत खेद हुआ था। मुझे लगा था कि उसने मुझे अंधेरे में रखकर मेरे साथ छलना की है। बार बार ये प्रश्न मुझे कोचता था कि स्वयं मेरी पत्नी ने मुझे अपना विश्वास पात्र बनाना उचित नहीं समझा। लेकिन गस्तापो के सामने पीड़ा और कष्ट के असह छोड़ो सके मैं उसके प्रति कृतज्ञ सा हो जाता था। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, एक तरह से उसने मुझे बचा लिया था। अक्सर रात में मुझे जब नींद नहीं आती तो मुझे ये ख्याल बहुत तसल्ली देता, छोड़िए, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। चाहे मैं कितनी तफसीलें बताऊं आप नहीं समझेंगे। नहीं, उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को दोबारा नहीं देखा। उन दिनों वो हर तीसरे चौथे दिन शहर की दीवारों पर पोस्टर लगा देते थे जिस पर 30-40 नाम होते थे। पहली बार जब मेरी निगाह मेरी पत्नी के नाम पर पड़ी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इस छोटे से नाम के पीछे मेरी पत्नी का चेहरा हो सकता है। मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक आप अपने परिचित को अपनी आंखों से मरते आप घर में दाखिल होंगे और तो ना देखिए, मैं अपनी बातें दोहराने लगा। बियर पीने का ही अपना सुन है, आदमी भटक जाता है और वो एक ही दायरे के इर्द गिर्द घूमता है, राम एंड राम।